Hello everyone, a very fresh good morning to all of you. How are you all today? I hope you all are fine and safe, right? So students, today we are going to start the second part of this chapter number 11, force, work and energy, right? So in our previous lecture we discussed about the gravity, right? So students, first of all we will talk about the force. So what is force? A pull or a push acting on an object is called force. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं या तो पुश करते हैं उसे हम कहते हैं फोर्स. अ पुल और अ पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन मूव ऑब्जेक्ट्स और चेंज देयर शेप बाय अप्लाइंग फोर्स. सो व्हाइल वी अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, सो the force may cause an object to stop or start, to change its position or the direction of motion, to increase or decrease the speed, or to change the shape of the objects. So all these things will caused by when we applying the force on the objects. Now students, the types of force. So there are two types of force, gravity and friction. So students, there are two types of forces, gravity and friction. So in our previous video we have been learnt about the gravity, right? So what is gravity first of all, students? So gravity, the force that pulls objects downward towards the center of the earth is called gravity. The force that pulls objects downwards towards the center of the earth is called gravity. एक ऐसा फोर्स जो सभी ऑब्जेक्ट्स को डाउनवर्ड्स पुल करता है टू दी सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है जो सभी ऑब्जेक्ट को पुल डाउन करता है, राइट? इसे हम कहते हैं ग्रेविटी. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप इनटू द एयर? इट फर्स्ट राइज अप, देन सीम्स टू स्टॉप एंड देन फॉल्स टू द ग्राउंड. सो व्हाई डज इट फॉल डाउन? व्हाई डजंट इट कीप गोइंग अपवर्ड्स? जब आप कोई भी बॉल हवा में थ्रो करते हो एयर में, राइट, तो अब जितने स्पीड में उस बॉल को थ्रो करते हो उतनी स्पीड में वो ऊपर तो जाता है, बट फिर जैसे ही उसका फोर्स ख़त्म होता है तब वो स्टॉप होके नीचे ग्राउंड में आके गिरता है. तो ऐसा क्यों होता है? बॉल जो आपने एयर में थ्रो किया वो वहीं पे क्यों नहीं रहा एयर में और ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं गया? वाई इट नॉट गोइंग अपवर्ड्स? सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. दिस इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ये ग्रेविटी की फोर्स की वजह से हुआ है, बिकॉज ग्रेविटी जो है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है. नाउ अर्थ हैज़ द ग्रेविटी फोर्स. अर्थ के पास ग्रेविटी फोर्स है, इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट आप एयर में थ्रो करते हो, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप एयर में थ्रो करते हो वो इवेंचुअली नीचे अर्थ पे आके ही गिरेगा, ग्राउंड में आके ही गिरेगा. सो सिमिलरली लीव्स एंड लीफ फ्रूट्स ऑलवेज फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी unless they are pulped. So similarly leaves and leaf fruits जो होते हैं वो हमेशा ट्रीज़ में से टूट के कहाँ पे गिरते हैं? ऑलवेज ग्राउंड में ही गिरते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स. कभी ऐसा हुआ है कि लीव्स और फ्रूट्स जो है वो ट्रीज़ से नीचे ग्राउंड पे नहीं गिरे बट हवा में लटके हुए हैं या तो ऊपर जा रहे हैं एयर में? नो, जो भी लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स गिरते हैं ट्री में से वो हमेशा ग्राउंड में ही आके गिरते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स. नाउ ग्रेविटी फोर्स जो है, राइट, दिस थियोरी वॉज गिवन बाय द सर आइजैक न्यूटन इन 17th सेंचुरी. सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने हमें ग्रेविटी फोर्स के बारे में बताया इन 17th सेंचुरी. ओके, so Sir Isaac Newton was the scientist that found the theory of gravity. Now we learned about the first type of force, which is gravity. Now we will move on to the second type of force, which is friction. So there are two types of forces, gravity and friction. So let's see what is friction. When a bottle top is pushed across a table, it stops after moving a certain distance. So students, when a bottle top is pushed across a table, जैसे कि कोई बॉटल है फॉर एग्जांपल, तो उसका टॉप यानी कि उसका ढक्कन हम पुश करते हैं. कोई भी एक टेबल है, राइट, सो टेबल के ऊपर बॉटल का ढक्कन रख के उसका टॉप रख के हम उसको हाथ से ऐसे पुश करते हैं तो क्या होगा? इट स्टॉप्स मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस, राइट.
तो कोई भी आप बोतल का जो टॉप है वो ले लो, टेबल के ऊपर उसको रखो और जैसे ही हम उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, वो एक डिस्टेंस तक आगे बढ़ता है, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। वाई इट स्टॉप्स? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, राइट, तो टेबल के ऊपर हम कोई भी बोतल का ढक्कन जो है वो यहाँ पे रखेंगे और उसको जैसे हम कैरम कैसे खेलते हैं, राइट, उस तरह से उस बोतल के टॉप को हम ऐसे पुश करेंगे। तो पुश करेंगे तो जितनी फोर्स से हम पुश कर रहे हैं उतनी फोर्स से वो आगे जाएगा स्पीड में, राइट। बट जैसे ही उसका फोर्स ख़त्म होगा, उसकी स्पीड ख़त्म होगी, डिक्रीज़ होगी, तो एक डिस्टेंस के बाद जाके वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे वो रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता? बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये हुआ है। द फोर्स दैट इज़ प्रेजेंट when two objects are in contact with each other and oppose the motion of one object across another is called friction. Now students, bracket this one. The force that is present when two objects are in contact with each other. तो ये फोर्स कब अप्लाई होता है? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कब अप्लाई होता है? तो जब टू ऑब्जेक्ट्स, जो दो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, राइट, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई होता है। एंड oppose the motion of one object across another. Oppose the motion of one object across another is called friction. एक दूसरे के सामने आते हैं, जैसे कि टू ऑब्जेक्ट्स है, राइट, तो जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एंड oppose the motion of one object across another, this is called friction. So फोर्स तब अप्लाई होता है तब जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे का जो मोशन है, राइट, उनकी जो स्पीड है उनको अपोज करते हैं। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स कोई भी है, राइट, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे का जो मोशन है, स्पीड है, उनको अपोज करते हैं, राइट, उनकी जो गति होती है उनको वो अपोज करते हैं, उनका विरोध करते हैं। अपोज मीन्स विरोध करना, मतलब एक दूसरे के सामने आते हैं, तब उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। तब जो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। द फोर्स दैट इज प्रेजेंट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड oppose the motion of one object across the another is called friction. So अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी that when the friction force is applied. See students, as a result, moving objects either slow down or stop moving. जब एक जो भी कोई दो ऑब्जेक्ट है, राइट, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि ये बोतल का जो टॉप है और टेबल, राइट, सो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, दो ऑब्जेक्ट्स, बोतल टॉप एंड द टेबल, दिस टू आर दी ऑब्जेक्ट्स, राइट, जो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, राइट। तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक जो मोशन होता है, जो स्पीड होती है, उनको अपोज करते हैं। ये जो टेबल है वहाँ पे ये जो बॉय है वो ये टॉप को पुश कर रहा है, राइट, तो मतलब ये जो बोतल का टॉप है और जो टेबल है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनके मोशन या की स्पीड को अपोज करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स तब अप्लाई होता है। ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, राइट, और ये जो है उसने पुश किया, बॉय ने ये जो बोतल का टॉप है उसको पुश किया, मतलब बोतल का टॉप की स्पीड और टेबल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। As a result, the moving object either slow down or stops moving. तो जैसे ही ये बॉय ने बोतल का टॉप को पुश किया, राइट, तो क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ, और जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है या तो वो उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है या तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टॉप कर देता है। If there is no friction, anything that starts moving will never stop. Students, अगर फ्रिक्शन फोर्स होता ही नहीं, अगर फ्रिक्शन फोर्स होता ही नहीं, सो एनीथिंग दैट स्टार्ट्स मूविंग विल नेवर स्टॉप। तो कोई भी चीज़ मूविंग होना जब स्टार्ट होता है तो वो कभी स्टॉप ही नहीं होगी,
तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है जब वो मूव होना स्टार्ट करता है, राइट, जब हम उनको मूव करवाते हैं या जब वो मूव होना स्टार्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो या तो उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है या वो ऑब्जेक्ट्स मूव करना स्टॉप कर देता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सभी ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूविंग करना स्टार्ट ही होता, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना बंद नहीं करता। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ एसेंशियल। इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस। However, if there is too much friction, nothing will move. जहाँ पे जिस जगह पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा भी होता है तब वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करता है। अगर कोई किसी भी प्लेस में कहीं पे भी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं होगा, दे विल स्टार्ट मूविंग एंड मूविंग। बट इफ़ देर इज़ टू मच फ्रिक्शन, बट एक जगह पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, देन नथिंग विल मूव। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन में कोई भी थिंग जो है वो मूव नहीं कर पाएगी। इन जनरल मटीरियल्स विद अ स्मूथ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल ग्लास और आइस, causes less friction than materials with a rough surface, for example carpet. तो इन जनरल जो मटेरियल है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ सरफेस में अच्छे से मूव कर पाता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास और आइस। सो ग्लास और आइस जो है स्टूडेंट्स, राइट, तो उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से मूव कर पाता है। आइस जो होती है, राइट, जैसे कि बड़ा सा एक आइस का क्यूब है, राइट, बहुत ही बड़ा, तो उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लगोगे तो वो बहुत ही स्मूथ सरफेस में ईजीली मूव कर जाएगा, राइट। और जो कारपेट होता है फॉर एग्जांपल, वो बहुत ही हार्श होता है, रफ होता है, तो उसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ग्लास और आइस में फ्रिक्शन जो है वो बहुत ही कम होता है, इसी वजह से वहाँ पे कोई भी आप ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखोगे वो बहुत ही स्मूथली अच्छे से मूव होता जाएगा विदाउट स्टॉपिंग। एंड ये जो कारपेट है, राइट, तो कारपेट का जो सरफेस है वो कैसा होता है, बहुत ही रफ होता है, इसी वजह से उनका जो फ्रिक्शन होता है, कारपेट के ऊपर का जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, देयर विल बी टू मच फ्रिक्शन। इसलिए कारपेट पे यूजुअली कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो वो इजीली मूव नहीं होगा, राइट। तो जो भी सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है, राइट, जैसे कि ग्लास और आइस, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। और फॉर एग्जांपल कारपेट, तो ऐसा जो मटेरियल होता है वो बहुत ही रफ होता है, तो रफ मटेरियल में जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ देर इज़ टू मच फ्रिक्शन देन नथिंग विल मूव। इफ़ देर इज़ टू मच फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, राइट, एंड देर विल बी लेस फ्रिक्शन। अगर जगह पे भी लेस फ्रिक्शन है, बहुत ही कम फ्रिक्शन है, देन द ऑब्जेक्ट विल ईजीली स्लाइड्स। Okay, now let's remember activity. Write T for true or F for false statements. First of all, first question, force is the act of pulling or pushing. Force is the act of pulling or pushing. Is it true or false? Force is the act of pulling or pushing. Force जो है वो pulling और pushing की वजह से ही अप्लाई होता है, वो एक्ट करता है। Is it true? Yes, this question is true. Force is the act of pulling or pushing. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या तो पुश करते हैं तभी फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेविटी causes us to sleep on wet floor. Gravity causes us to sleep on wet floor. Is it true or false? ग्रेविटी की वजह से हम जो है वो वेट फ्लोर पे स्लिप हो जाते हैं। इज़ इट ट्रू? नो, दिस स्टेटमेंट इज़ फोर्स, बिकॉज ग्रेविटी फोर्स की वजह से गीले फर्श पे यानी कि वेट फ्लोर पे हम स्लिप नहीं होते हैं, हम स्लिप होते हैं वेट फ्लोर पे बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, राइट। जहाँ पे वेट फ्लोर होता है, अगर हम वेट फ्लोर पे चलते हैं तो हमारे जो लेग्स होते हैं और फ्लोर, उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है, उनके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं। बट ग्रेविटी फोर्स जो है वो हमें वेट फ्लोर पे स्लिप नहीं करवाता। मतलब ग्रेविटी फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सभी चीज़ों को डाउनवर्ड्स अपनी तरफ खींचता है, राइट। सो ग्रेविटी causes us to slip on wet floor. This statement is false. Then the question number 3, an object
thrown up in the air comes down to the ground because of friction. So कोई भी ऑब्जेक्ट को आप एयर में थ्रो करते हो वो नीचे ग्राउंड पे आके ही गिरता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से वो ग्राउंड पे आके ही गिरता है. इज इट ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स? नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज यस कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम एयर में थ्रो करते हैं वो इवेंचुअली ग्राउंड पे आके ही गिरता है. बट दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट? So this statement is false. Now the question number 4. Friction causes an object to move faster. Friction causes an object to move faster. Is it true? No. This statement is also false. Friction जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को फास्ट मूव करने में हेल्प नहीं करता है, बट फ्रिक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्लो डाउन करता है. फ्रिक्शन causes an object to move slower, not faster, right? So this statement is false. Now the last statement. Force of friction acts on moving objects. Force of friction acts on moving objects. Force जो है, force of friction जो है, friction force, वो हमेशा moving objects जो होता है उसमें ही अप्लाई होता है. Force of friction acts on moving objects. Moving objects के ऊपर ही friction अप्लाई होता है. Is it true? Yes, this statement is true. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको स्टॉप करने के लिए या तो उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन करने पे फ्रिक्शन अप्लाई होता है, राइट? किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को अगर हमें स्लो डाउन करना है या तो स्टॉप करना है तब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क. Friction. When a bottle top is pushed across a table, it stops after moving a certain distance. It stops because of friction. The force that is present when two objects are in contact with each other and opposes the motion of one object across another is called friction. One more example is playing carom. When we push the dice on the carom board, it stops after moving some distance. As a result, the moving object either slows down or stops moving. If there's no friction, anything that starts moving will never stop. So, the force of friction is essential. However, if there's too much friction, nothing will move. In general, materials with a smooth surface, for example, glass or ice, cause less friction than materials with rough surfaces, such as carpet. Work. Work is used to describe a lot of activities in everyday life. In science, however, the word work has a very specific meaning. Work is said to be done only when the force applied on an object causes it to move through a distance in the direction of the force. However, work is also said to be done when the force applied to the object causes a change in the shape or size of the object. When you kick a football, you are applying force that causes it to move. This is considered a work because force is being applied to the football to make it move. Activities such as reading, sleeping, and thinking are not considered as work in science. This is because no force is being applied in these cases and no object is being moved. Machines. When a task is difficult. Okay students, so our next topic is work. So let's start. So work is used to describe a lot of activities in everyday life. Work is used to describe a lot of activities in everyday life. So students, हम everyday life में हम जो भी activities करते हैं that we can describe as work. हम डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें हम वर्क बोल सकते हैं, राइट? इन साइंस, हाउएवर द वर्ड वर्क हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग. तो साइंस में वर्क नाम का जो वर्ड है उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है. सो
So what is the meaning of work? Work is said to be done only when the force applied on an object causes it to move through a distance in the direction of the force. So साइंस में वर्क का एक बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है, राइट। जैसे कि हम ये कहते हैं कि डेली लाइफ में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसे हम वर्क बोलते हैं, राइट। बट साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में वर्क तभी माना जाता है जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट कॉजेस इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव होता है कुछ डिस्टेंस में और कोई भी अलग डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं फोर्स। So however, work is also said to be done when the force applied on the object causes a change in shape or size of the objects. So हम वर्क उसे भी कहते हैं जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ उसकी हम चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंस में वर्क, जैसे ये जो वर्ड है वर्क हम कहना किसे कहते हैं? जैसे डेली लाइफ में हम सोते हैं, खाते हैं, राइट, वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, होमवर्क करते हैं, हम खेलते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं वर्क। बट साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में वर्क का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करना। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस और कोई भी डायरेक्शन में वो मूव करता है, तभी उसको हम वर्क कहते हैं। और वर्क तभी भी कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ हम चेंज कर देते हैं, तो उसे भी हम साइंस में वर्क ही कहते हैं। सो व्हेन यू किक अ फुटबॉल साइज बॉल, so when you kick a football, you are applying force that causes it to move. This is considered at work because force is being applied to the football to making it move. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इन दिस पिक्चर अ चाइल्ड किकिंग अ फुटबॉल, राइट। तो जब भी आप फुटबॉल को किक करते हो, जब भी आप खेलते हो बाहर, राइट, तो जब आप फुटबॉल को किक करते हो मतलब ये फुटबॉल के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, राइट। व्हेन यू अप्लाइंग द फोर्स ऑन द फुटबॉल देन इट विल मूव। तो जब भी आप फुटबॉल के ऊपर उसको किक मार के फोर्स अप्लाई करते हो तब ये जो फुटबॉल है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होता है, राइट। तो इसको हम एज अ वर्क कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज वी अप्लाइंग द फोर्स ऑन फुटबॉल। हम फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ हाउ द फुटबॉल विल मूव एंड वी कैन कॉल इट अ वर्क. So when you kick a football, you are applying the force that causes it move. This is considered at work because force is being applied to the football to make it move. Now activities such as reading, sleeping and thinking are not considered as work in science. So daily life में जो रीडिंग, स्लीपिंग और थिंकिंग ये सारी एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं, राइट। कितनी सारी बुक्स रीड करते हैं, हमारा होमवर्क करते हैं, राइट। देन स्लीप, हम सोते हैं, थिंक करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल रीडिंग, स्लीपिंग एंड थिंकिंग आर नॉट कंसिडर्ड एट वर्क इन साइंस. सो ये सारी एक्टिविटीज़ साइंस में वर्क नहीं मानी जाती बिकॉज इन एक्टिविटीज़ में हम फोर्स जो है उसको अप्लाई नहीं करते हैं, राइट. We cannot apply force while we reading, sleeping and thinking. So these activities are not considered as work in science. In science, the work activities जो होती है वो तभी मानी जाती है जब कोई भी एक्टिविटीज़ यानी कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स अप्लाई होने की वजह से कोई चीज़ जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो या तो मूव करता है या तो उसका शेप और साइज़ चेंज होता है, तभी उन एक्टिविटीज़ को हम एज अ वर्क कंसिडर करते हैं. स्लीपिंग, रीडिंग और थिंकिंग इन सारी एक्टिविटीज़ को हम एज अ वर्क कंसिडर नहीं करते हैं इन साइंस. सो दिस इज़ बिकॉज नो फोर्स इज़ बीइंग अप्लाइड इन दिस केसेस and no object is being moved. This is because no force is applying in these cases and no object is being moved. So activities such as reading, sleeping and thinking, so in these activities no force is being applied.
ये जो एक्टिविटीज़ है रीडिंग, स्लीपिंग एंड थिंकिंग, इस एक्टिविटीज़ में फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करता है और कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें मूव नहीं होता है, राइट। जब हम रीडिंग करते हैं, सोते हैं या तो थिंक करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं होता है। सो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम एज अ वर्क कंसिडर नहीं कर सकते। वर्क हम किसे कहेंगे? जिस एक्टिविटीज़ में फोर्स अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट मूव होता है या तो उसका शेप और साइज चेंज होता है, उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को एज अ वर्क हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्क इन द साइंस लैंग्वेज, राइट। सो साइंस में वर्क हम किसे कहते हैं, किस एक्टिविटीज़ को हम एज अ वर्क कंसिडर करते हैं। आई होप यू फाउंड इट और यू अंडरस्टैंड इट। Okay, now students, underline the hard words with me. First of all, friction, then oppose, motion, turn the page, then materials, rough, then direction, distance, okay, that's it students. So your homework for today is you have to complete this less remember activity in the textbook and write down hard words in your fair notebook of EVS. Okay, so students, what we learned today? So we learned about the friction force, right? So there are two types of forces, gravity and friction, right? So what is gravity? The force that pulls objects downwards to the center of the earth is called gravity. Gravity एक ऐसा force है जो सभी objects को अपनी तरफ खींचता है, right? Then the second force is friction. So what is friction? It's a force that present when two objects are in contact with each other and oppose the motion of the one object across the another. This is called friction. We learned about the two types of friction, two types of forces, gravity and friction, right? Then we also learned about the work, that in the science language what activity is considered as work, right? So when the force apply on the objects, right, that activities are called as work. तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है या तो उसका शेप और साइज चेंज होती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम एज अ वर्क कंसिडर करते हैं. वाइल स्लीपिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग दे डज नॉट कंसिडर्ड एज वर्क, राइट, बिकॉज इन एक्टिविटीज़ में वी द फोर्स इज़ नॉट अप्लाइंग. इन सारी एक्टिविटीज़ में फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता है. दैट इज़ वाई रीडिंग, thinking and sleeping activities are not considered as work, right? उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम एज अ वर्क कंसिडर करेंगे जिन एक्टिविटीज़ में फोर्स अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है या उसका शेप चेंज होता है. उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम एज अ वर्क कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल किकिंग दी फुटबॉल, राइट. फुटबॉल को जब ये किक करती है तो वी कैन कंसिडर एज वर्क बिकॉज यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये जो बॉल है दिस इज कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. सो दिस एक्टिविटी, अ चाइल्ड किकिंग अ फुटबॉल, सो दिस एक्टिविटी वी कैन कंसिडर एज वर्क, राइट. Okay, so that is it for today students. Next period we will learn about the different types of machines, right? So today we learned. So today we learned about the types of forces and work. Okay, thank you students, have a wonderful day. Bye bye.